विजयदशमी की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। 24 के चक्रवर्ती में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 24 के चक्रवर्ती में आज जिन मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे उसमें क्या है खास, सबसे पहले आपको ये बताते हैं। आज दशहरे का मौका है और आज ही के दिन आरएसएस की स्थापना हुई थी। नागपुर में आयोजित कार्यक्रम में मोहन भागवत ने 2024 को लेकर के कई अहम बातें कही। साथ ही मणिपुर हिंसा के पीछे साजिश को जिम्मेदार बताया। साथ ही राम मंदिर पर भी उन्होंने बातचीत की। पूरी खबर विस्तार से आगे आपको बताएंगे। तो वहीं दूसरी खबर जिस पर बात करेंगे वो है स्वामी प्रसाद मौर्य और परमहंस आचार्य से जुड़ी हुई। परमहंस ने कहा था कि जो स्वामी को गोली मारेगा उसे 25 करोड़ रुपए देंगे, जिस पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया और कहा कि संत के भेष में ये नर पिशाच है। तो चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत और सबसे पहले आपको बताएं, विजयदशमी के मौके पर नागपुर में मोहन भागवत ने शस्त्र पूजा की। पथ संचालन कार्यक्रम में वो सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में बतौर चीफ गेस्ट सिंगर शंकर महादेवन भी शामिल हुए। मोहन भागवत ने मणिपुर हिंसा से लेकर 2024 चुनाव और राम मंदिर जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत की। मोहन भागवत ने कहा कि आज कुछ लोगों की कोशिश है कि देश का माहौल खराब किया जाए। मणिपुर हिंसा को लेकर के मोहन भागवत ने कहा कि वहां जो कुछ हुआ वो साजिश का एक हिस्सा था। साथ ही लोकसभा चुनाव पर भी उन्होंने कहा कि किसी की भावनाओं को भड़काकर, लोगों को डराकर वोट बटोरने की कोशिश करना बेहद गलत है। भागवत ने किन किन मुद्दों पर क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले संघ के इतिहास के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन आरएसएस माना जाता है। 27 सितंबर 1925 को विजयदशमी के दिन ही इसकी स्थापना हुई। नागपुर के मोहिते का बाड़ा में केशव बलिराम हेडगेवार ने इसकी स्थापना की। पहली शाखा में शामिल हुए थे सिर्फ 5 लोग। आज 56,000 से भी ज्यादा शाखाएं और लाखों स्वयंसेवक इससे जुड़े हुए हैं। सेवा भारती, विद्या भारती, संस्कार भारती और बजरंग दल वो भी इसका हिस्सा है। राष्ट्रीय सिख संघ समेत आरएसएस के 55 अनुषंगिक संगठन अभी मौजूद हैं। आरएसएस की क्लास को शाखा कहा जाता है, प्रभात शाखा, साय शाखा और इसके अलावा सप्ताह में एक मिलन शाखा होता है। महीने में संघ मंडली का आयोजन किया जाता है। संघ की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृ भूमे 1940 से गाई जा रही है और इससे पहले एक श्लोक हिंदी और एक श्लोक मराठी में भी गाया जाता था। आरएसएस के प्रचारक को संघ के लिए काम करते समय तक अविवाहित रहना होता है, यह अनिवार्य है। हालांकि विस्तारक गृहस्थ जीवन में भी रह सकते हैं। संघ का सबसे बड़ा पदाधिकारी सरसंघचालक होता है, जो कि फिलहाल मोहन भागवत है। कार्यभार से मुक्त होने के पहले सरसंघचालक को अपने उत्तराधिकारी की घोषणा करनी पड़ती है। तो ये आरएसएस से जुड़ी हुई कुछ इन्फॉर्मेशन और मोहन भागवत ने क्या कुछ कहा है, सबसे पहले वो आप सुनिए। मणिपुर की परिस्थिति को लेकर अभी शांत हो रही है, लेकिन ये आपस में झगड़ा कैसे हुआ? बहुत वर्षों से वहां मणिपुरी मैतेई और मणिपुरी कुकी वो साथ में रहते, अचानक कैसे झगड़ा हुआ? सीमा लगत क्षेत्र है वो भारत का, वहां पर ऐसा होना, वहां पर अलगाव की बातें खड़ी होना, वहां पर ऐसे आपस में झगड़े होना, इससे किसका फायदा है? बाहर की शक्तियों का भी फायदा है। बाहरी लोग थे क्या करने वाले? हमारे संविधान के पृष्ठ पर जिनका चित्र है वो हमारे राष्ट्रीय आदर्श भगवान राम, उनके बाल स्वरूप का रामलला का मंदिर अयोध्या में बनने जा रहा है। अपने मंदिर में रामलला प्रवेश करने वाले हैं 22 जनवरी को। यह प्रसंग हम देखने वाले हैं। विविधता में एकता कैसे आएगी, उसका कोई आधार उनके पास नहीं है और इसलिए स्वार्थ तो रहता ही है, कट्टरपन भी रहता है। उसको चलते एक उन्माद पैदा हो जाता है, अहंकार पैदा हो जाता है, उसके संघर्ष चल रहे। और संघ के इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए शंकर महादेवन ने संघ के कामों की जमकर तारीफ की और कार्यक्रम में शंकर महादेवन ने गाना भी गाया। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये
रहना चाहिए। भारत माता की। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ सियासी खबरों का जिक्र कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य को जान से मारने की धमकी मिली है और ये धमकी आई है अयोध्या में तपसी छावनी के परमहंस आचार्य की ओर से। उन्होंने कहा कि जो स्वामी प्रसाद को गोली मारेगा उसे 25 करोड़ का मैं इनाम दूंगा और इसके साथ ही उन्होंने स्वामी का पुतला भी जलाया। परमहंस ने कहा कि अब स्वामी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। खास बात यह है कि ये बातें परमहंस आचार्य ने लखनऊ में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के आवास पर कही। दरअसल स्वामी प्रसाद मौर्य ने देश के बंटवारे के लिए हिंदू महासभा को जिम्मेदार ठहराया था और इसी को लेकर के परमहंस आचार्य भड़क उठे और उन्होंने स्वामी को धमकी दे डाली। साथ ही स्वामी की तस्वीर भी उन्होंने जलाई। परमहंस की इस धमकी पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी पलटवार किया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो कहा कि हिंदू महासभा ने हिंदू राष्ट्र की चर्चा किया इसलिए देश का पार्टीशन हो गया था। मैं आज इनाम की घोषणा करता हूं कि सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को जो गोली मारेगा उसको मैं 25 करोड़ का इनाम दूंगा, उसके घर भिजवा दूंगा और उसकी विधिक सहायता करूंगा। अपने को स्वनाम धन्य पीठाधीश्वर करने वाले लोग अपने असली चेहरों को जनता के बीच में उजागर कर रहे हैं। साधु संत और धर्माचार्य के देश में ये नरपिशाच है, आतंकवादी हैं, अपराधी हैं और जिनका अपराध चरित्र आज एक एक करके जगजाहिर हो रहा है। ये धर्माचार्यों का गुण नहीं है। अब इस पूरी घटना को लेकर के कवि और गीतकार कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखा है। उन्होंने लिखा, श्रीमान यूपी सरकार और डीजीपी यूपी, आप लोग अभी हैं या शीतावकाश पर निकल चुके हैं? मतलब कानून, सरकार, अदालत, लॉ एंड ऑर्डर नामक शब्द बचे भी हैं या फिर गोमती की धार में बह गए हैं? तो ये कटाक्ष कुमार विश्वास की तरफ से किया गया है इस पूरे मामले को लेकर। तो चलिए आपको सीधा दिल्ली के लाल किले मैदान की तरफ लेकर चलते हैं। वहां इस वक्त सोनिया गांधी पहुंची हुई है। यहाँ पर रावण दहन किया जा रहा है और तय वक्त के हिसाब से सोनिया गांधी यहाँ पर पहुंच चुकी हैं। रामलीला इस त्योहार को यहाँ पर मनाया जा रहा है। दिल्ली के लाल किला ग्राउंड में रावण दहन किया जा रहा है। ये सीधी तस्वीरें लाल किला से। दिल्ली के लाल किला ग्राउंड में इस वक्त सोनिया गांधी भी मौजूद हैं और यहाँ पर रावण दहन किया जा रहा है, जिसके साक्षी यहाँ जो लोग मौजूद हैं वो इस वक्त बन रहे हैं। नेताओं का जमावड़ा यहाँ पर जुटा हुआ है हर साल की तरह और दशहरे का आज दिन जहाँ रावण दहन किया जाता है। लाल किले के इस ग्राउंड में इस वक्त रावण दहन हो रहा है। चलिए महाराष्ट्र का रुख कर लेते हैं क्योंकि महाराष्ट्र से बड़ी खबर मिल रही है। महाराष्ट्र में आरक्षण की मांग अब तेज होती जा रही है। देश में आम चुनाव से पहले जातिगत जनगणना जितना बड़ा मुद्दा बना हुआ है, महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण का मुद्दा भी उतना ही अहम इस वक्त बना हुआ है। अभी कुछ ही दिन पहले मराठा आरक्षण के मुद्दे को केंद्र में लाने वाले एक्टिविस्ट मनोज जरांगे ने सीएम एकनाथ शिंदे से कहा था कि राज्य सरकार अगर 24 अक्टूबर तक मराठा समुदाय के लोगों को सरकारी नौकरियों और शिक्षा में कोटा देने में विफल रही तो वो 25 अक्टूबर से अपनी भूख हड़ताल फिर से शुरू कर देंगे। रविवार को ही सीएम शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार मराठा समुदाय को कानून के दायरे में आरक्षण देने की पूरी कोशिश इस वक्त कर रही है। मांग क्या है और क्या मांग रहे हैं मराठा, ये भी आप जानिए। 1 सितंबर से चल रहा है ये आंदोलन। मराठा लोगों को ओबीसी का दर्जा देने की मांग इस आंदोलन के जरिए किया जा रहा है। आंदोलन कर रहे लोगों का तर्क है कि सितंबर 1948 तक निजाम का शासन खत्म होने तक मराठा समुदाय के लोगों को कुणबी माना जाता था। कुणबी ओबीसी आते थे और अब फिर से कुणबी जाति का दर्जा उन्हें दे दिया जाए। यही मांग मराठाओं की इस वक्त है, जिसको लेकर के यहाँ आंदोलन किया जा रहा है। मराठा समुदाय महाराष्ट्र के सबसे प्रभावशाली समुदाय में से एक माना जाता है। 1960 में महाराष्ट्र के गठन के बाद से अब तक प्रदेश के 20 मुख्यमंत्रियों में से 12 सीएम इसी समुदाय से आते हैं। वर्तमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे भी मराठा हैं। महाराष्ट्र में मराठाओं की आबादी लगभग 33% के आसपास बताई जाती है और उनके लिए अब कोटा की मांग की जा रही है, आरक्षण की मांग इनकी तरफ से की जा रही है।
लेकिन आरक्षण देने को लेकर के ये पहला आंदोलन नहीं है। 32 साल पहले अन्ना साहेब पाटिल ने आरक्षण की मांग की थी। 2023 में 1 सितंबर को ये मुद्दा गर्म हुआ। जालना में मराठाओं का पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया और ये वही जगह है जहां जरांगे पाटिल भूख हड़ताल पर बैठे थे। तो ये लंबा इसका इतिहास एक रहा है और भले ही ये मांग दशकों पुरानी है, लेकिन आज तक इस मसले पर कोई स्थायी हल नहीं निकल पाया है। चलिए कुछ और अहम खबरों का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी को भेंट किए गए स्मृति चिन्हों की नीलामी। बनारस घाट की पेंटिंग को सबसे अधिक बोली मिली है। प्रसिद्ध कलाकार परेश मैती की पेंटिंग की 74,50,000 की उच्चतम बोली लगाई गई। प्रधानमंत्री मोदी के लिए स्मृति चिन्हों की 5वीं वार्षिक नीलामी। भगवान लक्ष्मी नारायण विठल की मूर्ति सबसे अधिक मांग में रही। नीलामी में कुल 2000 बोलियां लगाई गई। एक और बड़ी जानकारी, दिल्ली में प्रदूषण से निपटने के लिए उठाए कदम। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इस बात की जानकारी दी है। ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। धूल रोकने के लिए जरूरी उपाय किए जा रहे हैं। सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित किया जा रहा है। सोमवार को 28 विभागों की एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई।